National Program Manager in Center for Youth Development Activities, that is CYDA. And here I am going to present a small research which we had done before 2 months ago to assess the situation regarding the dropout in the slums area, that is Yerawada. ये जो हमने एक छोटा सा सर्वे किया था उसका क्या फाइंडिंग्स था या फिर किस तरीके की चीजें सामने आई वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाली हूँ, क्योंकि हम सुबह से देख रहे हैं कि क्या यूथ के साथ काम करने की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है या फिर यूथ के क्या इश्यूज है। ये अगर हम देखते हैं तो एजुकेशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 साल से जो कोविड की सिचुएशन थी तो एजुकेशन के ऊपर उसका बहुत ही ज्यादा असर गिरा है। हमारे यूथ में जो लर्निंग इंटरेस्ट था वो कम हो चुका है या फिर इसके पीछे अलग और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। तो हमने जो हमारा जो काम शुरू है येरवड़ा कम्युनिटी में, वहाँ पे हमने जाके ये कोशिश करने मतलब जाके देखने की कोशिश की कि ड्रॉप आउट है क्या यूथ या फिर एजुकेशन में उनका क्या स्टेटस है। तो ये स्टडी का ऑब्जेक्टिव था to understand the socio-economic status of youth who has dropped out in tertiary education. क्या socio-economic status है, उनकी बैकग्राउंड क्या है वो देखना। उसी के साथ गर्ल्स का ड्रॉप आउट में क्या सिचुएशन है, क्या फैक्टर्स है जो गर्ल्स का एजुकेशन में आते हैं नहीं आते उसके बारे में देखना, और उसी के साथ पॉसिबल रेमेडीज क्या हो सकती है उसके बारे में सोचना। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव लेके हम उस कम्युनिटी में गए। नेक्स्ट, तो इसमें हमने जो मेथोडोलॉजी यूज की, तो सबसे पहले हमने सर्वे मेथड से हम ये डोर टू डोर होम विजिट की पूरे कम्युनिटी में। तो इसमें एक 5-6 पॉकेट्स हमने आइडेंटिफाई किए थे जिसमें रामनगर, गणेश नगर, यशवंत नगर, इस तरीके से होम टू होम विजिट और फिर इंटरव्यूज के माध्यम से भी हमने डेटा कलेक्ट किया। हमने पेरेंट के साथ इंटरेक्शन किया डेटा कलेक्शन के लिए और खुद जो यूथ है उनके साथ इंटरेक्शन किया। तो हमें सबसे ज्यादा ये इसमें दिखाई दिया कि 10th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के ये जो यूथ है कम्युनिटी में येरवड़ा में वो आगे आए, वो हमें इसमें फाइंड आउट हुए कि अभी उन्होंने एजुकेशन से उन्होंने एजुकेशन छोड़ दिया है और वो एजुकेशन प्रोसेस में नहीं है। इसी के साथ हमने टोटल 19 पेरेंट के साथ भी इंटरेक्शन किया और ये इंफॉर्मेशन या डेटा कलेक्शन करने की प्रोसेस पूरी की। इसमें जो फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव था कि क्या सोशो इकोनॉमिक उनका स्टेटस है, बैकग्राउंड है। तो हमने इस स्टडी में हमको ये फाइंडिंग्स मिले कि ज्यादातर फीमेल ड्रॉप आउट का प्रोपोर्शन ज्यादा है कंपेयर टू मेल। 58% फीमेल थे और 41% मेल थे जो अभी एजुकेशन नहीं ले रहे हैं। मैरिटल स्टेटस में भी अगर हम देखते हैं तो सिंगल ज्यादा थे, 21% यूथ वो सिंगल थे, उन्होंने अभी तक शादी नहीं की थी। वहाँ की 29% जिन्होंने शादी कर चुकी थी। मीडियम ऑफ एजुकेशन देखें तो ऑफ कोर्स मराठी मीडियम में ही उन्होंने एजुकेशन किया था और बीच में उनका एजुकेशन उन्होंने रोक दिया था। तो ये स्लम के सारे जो हमारे यूथ थे वो 83% जो एजुकेशन ऑफ मीडियम उनका दिखाई दिया वो मराठी मीडियम था। बहुत ही कम परसेंट उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम के भी यूथ यहाँ पे हमें दिखाई दिए। ऑब्वियसली कास्ट में शेड्यूल कास्ट 61% यूथ who were drop out from the education, that the proportion was from scheduled caste is 61.3%. Next, कुछ मैंने यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है। तो फिर यहाँ पे एनुअल जो इनकम है या फिर इकोनॉमिक स्टेटस देखने की जब हमने कोशिश की तो सबसे ज्यादा उनका जो मीडियम जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो मीडियम स्टेटस हमने 50,000 से 1 लाख जो एनुअल इनकम है उसमें उनको हमने डाला था, कैटेगरी की थी। तो वो मीडियम इनकम जो एनुअल स्टेटस है वो हमें 69% जो यूथ है वो हमें दिखाई दिए, वो मेल थे और फीमेल का जो प्रोपोर्शन है वो मीडियम एनुअल इनकम में 72.80% था।
तो फीमेल का अगर हम जेंडर के बारे में यहाँ पे सोचते हैं तो सबसे ज़्यादा जो फीमेल है वो लो इकोनॉमिक क्राइटेरिया फिर लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। यहाँ पे दिख रहा है बिलो 50,000 एनुअल इनकम जिस फैमिलीज का था उस फैमिलीज से बिलोंग करने वाले ड्रॉप आउट गर्ल्स है उनका यहाँ प्रोपोर्शन ज्यादा दिख रहा है। वो 50% है और 23% मेल प्रोपोर्शन है। तो वापस यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि पुअर कंडीशन ऑफ पुअर इकोनॉमिक कंडीशन ये यहाँ पे ड्रॉप आउट पे असर करने वाला फैक्टर है। अभी ये यूथ क्या कर रहे हैं, कुछ ऑक्यूपेशन कर रहे हैं या फिर ऐसे ही फिलहाल बैठे हैं, ये जानने की जब कोशिश की तो ये बात सामने आई कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रमाण है इनमें बहुत ज्यादा है। अभी वो स्कूल में नहीं है, जैसे सुबह भी हमने इस यूथ पॉलिसी में चर्चा की कि NEET नीट, तो नीट की जो कैटेगरी है तो वहाँ पे हम इनको डाल सकते हैं नाइदर इन एजुकेशन इन एम्प्लॉयमेंट इन ट्रेनिंग। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रोपोर्शन है वो सबसे ज्यादा हमें दिख रहा है हमारे स्लम्स एरिया में भी। तो उसमें फीमेल प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा है। ये कंपैरिजन हम अगर मेल फीमेल का करते हैं तो दिख रहा है 83% फीमेल आर अनएम्प्लॉयड और वो एजुकेशन को छोड़ के कुछ भी नहीं कर रही है। वेराज मेल को अगर हम देखते हैं तो वो टेम्पररी कुछ जॉब में एंगेज है, जैसे कि दिल्ली जो कंस्ट्रक्शन वर्कर में अभी जा रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत कमा रहे हैं हमारे यूथ, या फिर डिलीवरी बॉय जैसे काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम प्रोपोर्शन दिख रहा है। और लेबर वर्क में भी मेल का प्रोपोर्शन यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट, क्यों उन्होंने अपना एजुकेशन छोड़ा, क्या वजह थी इसके पीछे, ड्रॉप आउट का रीजन क्या था, ये देखने की जब कोशिश की तो बहुत सारी कैटेगरी मतलब बहुत सारे हमने चीजें वहाँ पे लिस्ट आउट की थी, लेकिन सबसे ज्यादा 3 जो रीजंस है वो सामने आए। एक तो फेल्यूर था, 10th के बाद वो फेल हो चुके थे, इंटरेस्ट कम हो चुका था इसलिए उन्होंने वापस 11th में एडमिशन नहीं लिया, या फिर 12th के बाद वो फेल हो चुके थे FY में उन्होंने एडमिशन लिया। इस तरह के फेल्यूर का एक रीजन सामने आया, फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम का एक रीजन सामने आया और लेस पेरेंटल सपोर्ट का रीजन सामने आया। तो इसमें भी अगर जेंडर के बारे में ज्यादातर हमारा फोकस था तो हमने मेल फीमेल में ये कैटेगरी डिवाइड की है। तो इसमें सबसे ज्यादा लेस पेरेंटल सपोर्ट फीमेल को ये दिक्कत आ रही है, इस तरीके से दिख रहा है। तो 44% फीमेल कह रही है कि हमें पेरेंटल सपोर्ट या फैमिली सपोर्ट नहीं था, तो इसलिए हमने ये बात मतलब हमारा एजुकेशन कंप्लीट नहीं किया। और जब हमने पेरेंट के साथ इंटरेक्शन किया और पूछा कि आप क्यों मतलब क्या वजह है अपने बच्चों को आप नहीं आगे बढ़ रही है, तो वहाँ पे उनका ये रीजन था, मतलब इंटरव्यू में या फिर इंटरेक्शन में भी ये सामने बात आई कि पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, या फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकते अपने लड़कियों का एजुकेशन। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन में दिख रही है। और डिफिकल्टीज ड्यूरिंग एजुकेशन, तो हमने ये जब वो एजुकेशन में थे, स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, तो क्यों क्या डिफिकल्टीज आती थी वो देखने की जब कोशिश की तो स्कूल आवर्स और डिफिकल्ट सब्जेक्ट और स्कूल अटेंडेंस, ये 3 चीजें सामने आई। तो सबसे ज्यादा इसमें प्रोपोर्शन दिख रहा है कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो लड़कियों में यहाँ पे दिख रहा है कि साइंस मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट है तो वो उनको डिफिकल्ट लगते हैं और उनका इंटरेस्ट कम होता है, तो वो आगे पढ़ने के लिए तैयार नहीं होती है, और वो लो इंटरेस्ट की वजह से या फिर डिफिकल्टीज इन लर्निंग की वजह से वो इस डिसीजन पे पहुंच जाती है। इस तरीके से ये स्टडी बता रही है। नेक्स्ट, हमने उनको पूछा कि अगर आप अपना एजुकेशन आगे कंटिन्यू कर सकते हो क्या, पार्ट टाइम एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस मोड आप कर सकते हो क्या। तो फीमेल और मेल ये दोनों को प्रोपोर्शन अगर हम देखते हैं तो यस में ज्यादातर हाँ हमें करना है, हम करना चाहते हैं डिस्टेंस मोड पे या फिर पार्ट टाइम मोड पे, इस तरीके से बोला है। इसमें भी मेल का प्रोपोर्शन ज्यादा है कंपेयर टू फीमेल, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और अगर आपको डिजिटल मोड में अगर आपको ये अपना आगे का एजुकेशन कंप्लीट करना है तो आपके पास डिजिटल डिवाइस या फिर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो इंटरनेट रहेगा, फिर मोबाइल रहेगा, ये सब चीज़ें अवेलेबल है क्या, ऐसे पूछने पर नो कहने वाले ये जो यूथ थे वो ज़्यादा थे और यस कहने वाले कम थे। तो इसके भी ऊपर हमें सोचने की ज़रूरत है अगर हम डिजिटल मोड पे अपना पूरा एजुकेशन सिस्टम को चैनलाइज करते हैं। आगे
तो जो ग्राफिकल फॉर्म में कुछ चीज़ें मैंने डेटा यहाँ पे प्रेजेंट किया था वो मैंने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखा है कि अगेन वही चीज़ें सामने आती है। नेक्स्ट वही मैंने डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखा है। यस नेक्स्ट। तो वापस ड्रॉप आउट में हमें यही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट्स जो हमें एज ए एनजीओ करके भी इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टेरियोटाइप, सोशली बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, लैक एक्सेस ऑफ इक्विटेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन, ये सारे फैक्टर के ऊपर काम करने की जरूरत है। नेक्स्ट, पुअर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, फिर लैकिंग पेरेंटल सपोर्ट, इसके ऊपर पेरेंटल अवेयरनेस और पेरेंटल सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए एनजीओ के लिए अपॉर्चुनिटी है, ऐसा मुझे लगता है। फिर हाईएस्ट प्रोपोर्शन फीमेल में ज्यादा है और अनएम्प्लॉयड है, तो यहाँ पे हम स्किलिंग जैसा काम करके अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की क्रिएट कर सकते हैं। और ज्यादा मैथमेटिक्स और साइंस में है, तो जैसे कि CYDA रेमेडियल एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, सेंटर यूथ रिसोर्स सेंटर और कम्युनिटी रिसोर्स सेंटर, ये बहुत अच्छा मॉड्यूल है। यहाँ पे रेमेडियल एजुकेशन के साथ हम इनके साथ काम कर सकते हैं, उनका एजुकेशन में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। और स्टेम जैसा एक बहुत ही अच्छा इंटरवेंशन जो CYDA यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा है, खास तौर के लड़कियों को ऊपर फोकस करके। साइंस और मैथमेटिक्स ये जो सब्जेक्ट है वो आगे जाके ड्रॉप आउट की रीजन ना बन पाए, इसीलिए स्टार्टिंग फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड कैन बी डेवलप द इंटरेस्ट इन साइंस एंड मैथमेटिक्स अमंग गर्ल्स। तो ये सोचने की बात है, ये दोनों सब्जेक्ट हम बहुत ही आसान तरीके से या फिर इनोवेटिव तरीके से कैसे लड़कियों को सिखा सकते हैं, ये एक बहुत अच्छा इंटरवेंशन या फिर मॉडल हम डेवलप कर सकते हैं, या फिर मुझे हाईलाइट करना है। और उसी के साथ हमें स्पेशल करिकुलम भी डेवलप, जो ट्रेडिशनल मेथड्स है एजुकेशन में उसको ना मद्देनजर रखते हुए एक इनोवेटिव या रेमेडियल एजुकेशन के माध्यम से हम करिकुलम डेवलप करके, जिसमें टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग पे ज़्यादा हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, पेरेंटल का रोल कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इस तरीके के इंटरवेंशन हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये सब मेरे चीज़ें की कैपेसिटी बिल्डिंग है, सेंसिटाइजेशन ऑफ टीचर, डिजिटल फैसिलिटी अवेलेबल है क्या, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना। जेंडर बेस्ड एजुकेशन रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करने की जरूरत है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं कि हाउ टू हैव एक्सेस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं, तो उसमें क्वालिटी है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें डिजिटल डिवाइस है, टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी पेडागोगी है, उसमें रिसोर्सेस है, ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश करनी चाहिए। फिर लर्निंग लॉस, जो 2 साल में सीरियस लर्निंग लॉस हुआ है हमारे यूथ में, तो जैसे कि CY सेंटर फॉर यूथ डेवलपमेंट एंड एक्टिविटी CYDA ब्रिजिंग द लर्निंग गैप्स प्रोजेक्ट लेके इंदापुर जैसे रूरल डेवलपमेंट एरिया में ये प्रोजेक्ट लेके ये सीरियस लर्निंग गैप्स है वो उभरने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक स्पेशल करिकुलम लेके हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो इंटरवेंशन भी यहाँ पे मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो ये अपॉर्चुनिटीज है हमारे सामने आफ्टर कोविड सिचुएशन, ये ड्रॉप आउट और सीरियस जो लर्निंग लॉस हुआ है उसके ऊपर काम करने के लिए स्किल बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। सुबह से हम देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट या स्किल बेस्ड एजुकेशन, तो यहाँ पे वोकेशनल एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम हमें क्रिएट करना चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाए इस यूथ को। और उसी के साथ लर्न बाय अर्न जैसे प्रोग्राम्स हम दे सकते हैं इन यूथ को, ताकि वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी की वजह से एजुकेशन से बाहर ना आ जाए। उसी के साथ हम गर्ल्स को स्कॉलरशिप, फेलोशिप जैसे कुछ प्रोग्राम दे सकते हैं जहाँ पे वो गर्ल्स एजुकेशन को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और एक इनेबल इकोसिस्टम हमें क्रिएट करनी है जहाँ पे सिर्फ फैमिली और टीचर और स्कूल को ही नहीं तो पूरे समाज को गर्ल्स एजुकेशन के बारे में सेंसिटाइज कर सकते हैं। और डिस्टेंस एजुकेशन और ई लर्निंग जैसे भी पर्याय सामने आए हैं इस 2 इयर्स के बाद, लेकिन उसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। उसको हम एक इमोशनल टच देके सामने डायरेक्टली इंटरेक्शन करके, ये भी डिस्टेंस एजुकेशन और ई लर्निंग जैसे माध्यम को यूज करके हम एक इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी बना के इनके साथ काम कर सकते हैं। तो बहुत ही ब्रीफ मैंने अपना ये बात यहाँ पे रखी है। थैंक यू। फाइंडिंग्स के स्लाइड पे जा सकते हैं। जो एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली आपने बोला है, हाँ। तो जब आपने ये सर्वे कंडक्ट किया उस टाइम में
ये लड़के और लड़कियां दोनों ड्रॉप आउट हो चुके थे। हमने फैमिली का पूछा। हाँ राइट। हाँ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, उस टाइम पे वो स्कूल नहीं जा रहे थे, वो ऑलरेडी ड्रॉप आउट हो चुके थे। तो दूसरे ग्राफ से जैसे हमें पता चलता है कि उनका काम भी शुरू हो गया है। तो एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली में उन ड्रॉप आउट बच्चों का इनकम इंक्लूडेड है क्या? इंक्लूडेड है पूरे फैमिली मेंबर्स, आपकी Right. फैमिली में कितने मेंबर्स हैं और टोटल हाउसहोल्ड फैमिली इनकम कितना है। ओके, तो इस तरीके इसमें से। हाँ, तो इसमें अगर हम देखें वो बच्चे का इनकम अगर निकाल दे हाँ। तो वो बिलो 50,000 ही अगर होना अगर चाहिए। वो बिलो 50,000 तो बिकॉज वो ड्रॉप आउट हो गया और अर्निंग हो गया, इसलिए वो 50,000 टू 1 लाख। 50,000 भी हो गया है और Okay. इसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रोपोर्शन ज्यादा दिख रहा ओके, है। और ये दूसरा जो ग्राफ है इसमें हम एम्प्लॉयमेंट किस तरीके का देखते हैं, क्योंकि लड़कियों को जो घर का काम करना पड़ता है और ये चीज Yes. हमें Yes. चाइल्ड लेबर के बारे में भी आती है कि वो हम पकड़ते ही नहीं है, घर पे वो जो काम करती है उसको हम कंसीडर नहीं करते। यस, तो उसी के मेरे आगे वाले स्लाइड में डिस्क्रिप्टिव मैंने लिखा था, जो मैंने अभी वक्त कम था इसलिए मैंने वो फॉरवर्ड किया। तो ड्रॉप आउट का वो भी एक रीजन है कि डोमेस्टिक वर्क करने की वजह से भी Right. उनको घर पे बिठाया जाता है। लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं ये देखने की कोशिश की तो कुछ लड़के काम में जुट गए, लेकिन कुछ लड़के अभी भी डोमेस्टिक वर्कर है, वो जो नॉन पेड वर्क है। हाँ, non-paid work बोल सकते हैं। नॉन पेड वर्क में वो है जिसका कोई भी फाइनेंशियल उसका वैल्यू राइट नहीं है। राइट, गॉट Yes. एनी अदर क्वेश्चन? फाइंडिंग में जो आपने बोला ना कि गर्ल्स का सब्जेक्ट डिफिकल्टी मैथ्स हाँ. और साइंस के लिए, तो बीइंग मैथ्स एंड साइंस टीचर मुझे ऐसा लगता है कि नो नीड टू वर्क ऑन देयर मैथ्स एंड साइंस, वी नीड टू वर्क ऑन देयर साइकोलॉजी। मतलब यहाँ पे जितने भी गर्ल्स लेडीज है उन्होंने प्रेजेंटेशन दिए होंगे, सब लग रहा है, सबको लग रहा होगा पता नहीं मैंने कैसे दिया, और जितने भी जेंट्स उन्होंने दिया होगा उनको लग रहा होगा मैंने 6 मार्क के आ गया एकदम। तो वो एक साइकोलॉजी है कि गर्ल्स ट्राई कि कुछ और अच्छा करना है और अच्छा करना है, they are never satisfied। स्टीरियोटाइप। वो वहाँ पे भी हो जाता है, उनका मैथ्स अच्छा है, उनका साइंस अच्छा है, they have very much fear, तो उस पे बात करनी पड़ेगी। बॉयज तो सभी जगह ABCD ऐसे सीक्वेंस में मार के आएंगे और बोलेंगे बड़ा अच्छा पेपर गया, तो वहाँ पे एक्चुअली आज स्टेम प्रोग्राम जो है ना वो इसी के ऊपर काम करता है। CYDA का जो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथ का प्रोग्राम है, तो ये फियर कम करना लड़कियों में, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, इंटरेस्ट बिल्ड करना, ये सारी चीजों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। See now I will not speak. ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं 2-3 मिनट में ही अपनी बात रखूंगा जो मुझे बोलना है। Shall I am not presentation. You can just minimize this. 2 या 3 मिनट में मैं अपनी बात रखूंगा। इस सेशन में 4 लोगों ने प्रेजेंटेशन किए जो बहुत ही बढ़िया थे और कई नई चीजें सामने आई उसमें कई चीजें थी जो मुझे भी थोड़ा बात करने के लिए, लेकिन अब समय इतना नहीं है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम ना, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा रूट कॉजेस क्या है इस बात की तरफ हमने ध्यान देना चाहिए। आई थिंक दैट वी आर परसीविंग एजुकेशन एज अ सॉल्यूशन टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स, एंड द क्वेश्चन आना चाहिए हमारे सामने ये कि हम किस तरीके का एजुकेशन दे रहे हैं, राइट? हाउ विच टाइप ऑफ एजुकेशन वी आर प्रोवाइडिंग। सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है इक्विटेबल एजुकेशन, जो होमलेस स्टूडेंट्स है, HIV से बाधित हुए बच्चे हैं या ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स है, सब क्वेश्चंस एड्रेस होने चाहिए इक्विटेबल एजुकेशन में। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस लिए हम एजुकेशन दे रहे हैं, व्हिच टाइप ऑफ कंटेंट एक्चुअली वी आर प्रोवाइडिंग थ्रू एजुकेशन। फॉर्मल स्कूलिंग और कॉलेज में से हम क्या दे रहे हैं बच्चों को ना, मुझे लगता है अगर इस पे हम ज्यादा ध्यान दें, अब इवन एनजीओज ने भी अब ये देखना चाहिए कि पॉलिसीज क्या बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या बता रहे हैं। एजुकेशन पे काम करते समय आपको ये भी देखना होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का फ्रेमवर्क क्या है, वो किस तरीके के चेंजेस लाने वाला है आने वाले 4-5 सालों में, और कहां से फिर हम कुछ ला पाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी जो कंटेंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, काफी स्किल बेस्ड एजुकेशन पे फोकस कर रहा है। सो किस टाइप की स्किल्स हम डेवलप करने वाले हैं, ये मुझे लगता है ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। आर वी गोइंग टू प्रोड्यूस लेबर्स ओनली टू सैटिस्फाई सम फैक्ट्री ओनर्स एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड ये जो बेसिक क्वेश्चंस है ये मुझे लगता है ज्यादा एड्रेस होने की जरूरत है, और ये एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज लाइक अ मेल्टिंग पॉट को प्रमोट कर रही है कि हम एक ही तरीके का एजुकेशन सबको दें, कि सभी को हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए, सभी को संस्कृत लैंग्वेज आनी चाहिए,
ये जो है ना, ये हमारे डाइवर्सिटी को बहुत बड़ा थ्रेट है, और इसमें से क्रिएट होगा फ्रस्ट्रेशन, और इससे क्रिएट होंगे मेंटल इश्यूज के इश्यूज, और वहां से जाएगा वो बच्चा एडिक्शन की तरफ। और एम्प्लॉयमेंट तो उसे मिलने वाला नहीं, क्योंकि आपने स्किल ही इतना सा डेवलप कर दिया जो स्किल उसे लाइफ लॉन्ग काम में नहीं आएगा। सो गिग इकोनॉमी जो आ रही है, इनफॉर्मल सेक्टर जो बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि ये बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ education. Quality education means what exactly? We need to define it. And last point, खाली दिमाग की जो बात की थी बहुत जरूरी है। ये दिमाग खाली होंगे ना, इस टाइप का एजुकेशन दे रहे हो, ये एजुकेशन में से आपको कुछ नहीं मिलता है, ओनली डिग्री मिलती है, जो डिग्री आपको कहीं जॉब नहीं दे सकती, ना आप एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हो। सो आप खाली हो गए हो, ड्रेन स्टूडेंट्स। And I think very important role NGOs are supposed to play, like a pressure group. हम प्रेशर ग्रुप क्यों नहीं बन पा रहे हैं? अगर हमें इतने प्रॉब्लम्स है पता, और हम जानते हैं कि सारे सॉल्यूशंस इस तरीके से हो सकते हैं, तो हम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रेशर ग्रुप बन के काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो ये भी मुझे लगता है कि कहीं तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सामने नहीं आ रहा है। लेकिन जो रेमेडीज हम बोलते हैं ना, तो रेमेडीज में एक पॉइंट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही फोर्सफुली हमने बोलना चाहिए कि अब हम प्रेशर ग्रुप के जैसे काम करेंगे, और हम प्रेशराइज करेंगे स्टेट एज ए इंस्टीट्यूशन को कि आपने ये चेंजेस लाने होंगे। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो ये बहुत ही एक लिमिटेड दायरे में हमारे जो सारे रेमेडीज है वो हो सकती है, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, हम ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्रेशर ग्रुप बोल के काम करना होगा, ऐसा मुझे लगता है। एंड थैंक यू वेरी मच CYD and IGSSS for giving me entire education also, I mean, पहले education was a state subject. Not only state subject, even regional level पर ही, और even a सब regional level पर ही जो उनका करिकुलम बढ़ाने के लिए और बनाने के लिए उनको एक मौका था। लेकिन अभी जो एजुकेशन सिस्टम आ रहा है ये पूरे नेशनल लेवल तक लेके आ रहे हैं, एक प्रकार का वो भी बड़ा एक रेंज है। I mean, see now, अभी 10वीं में एग्जाम नहीं है, सो 10वीं का बोर्ड को खत्म कर दिया। अभी 10वीं का बोर्ड हमेशा स्टेट कंट्रोल करते थे, अभी 10वीं के एग्जाम खत्म करके अभी 12वीं में जा रहा है वो लेवल पर, वो कौन क्या है मुझे वो भी थोड़ा क्लैरिटी नहीं है। सो वन मॉडल ऑफ एजुकेशन, यू नो, और इतना डाइवर्स, मे बी फ्रॉम गुवाहाटी टू गुजरात, मे बी कश्मीर टू केरला, और यू नो इस प्रकार का जो डाइवर्स सिचुएशन में आई मीन सबको एक ही प्रकार का एजुकेशन देना आई थिंक थोड़ा चैलेंजेस है। स्किलिंग एग्जैक्टली आपने बोला गया है, क्या स्किलिंग अडानी और अंबानी का रिटेल के लिए, रिटेलिंग सेल करने के लिए बना रहे हैं क्या, और स्किलिंग जो पूरा स्विगी और जोमेटो ऐसा जो कंपनी के लिए जो बाइक मंगाने के लिए लोगों को तैयार है क्या? आई थिंक इसके बारे में हमको बहुत डिबेट डिस्कशन करने को कहना चाहिए। आई मीन किस प्रकार, अभी आप देखिए, आप कौन सा भी डीमार्ट में जाओ, अभी 6 महीने के बाद वही लड़कियों को लड़के को मिलता ही नहीं है। दैट मीन्स तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली फॉर 6 मंथ्स। आफ्टर 6 मंथ एक वैरायटी ऑफ दूसरा लोग आते हैं, बट लेकिन वो पगड़े का जो 6 मंथ्स में जो एम्प्लॉयमेंट मिला वो क्यों करे, वो कैसे? आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज ऑफ sustainability of this entire livelihood is a big concern. I agree with that. And we are killing mass education model. Absolutely. That is also very important. That is going to be a very big Yes. challenge. I think हम इसके ऊपर हमको बहुत काम करने का चाहिए। आपने सही बोला प्रेशर ग्रुप, बट आई डोंट नो प्रेशर ग्रुप क्या करने के बाद maybe whether we'll be कहाँ से प्रेशर आएगा? Victim of pressure group. should be more pressure. Yeah. Now, I mean, I already saying that. See, there is a role of academicians like you Yes. coming together and Yes. creating Yes, that definitely. pressure and leading. It's a collective kind of effort. Yeah.